तो ये है स्टूडेंट क्लास 12 हिंदी के 3 ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और 2026 बोर्ड एग्जाम में भी 100% यही पद्यांश आने वाले हैं। तो अगर आप भी क्लास 12 हिंदी में पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो आपका हिंदी में पूरे के पूरे 10 नंबर कंप्लीट करवाएगा। आज मैं आपको 3 सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश को बताऊंगा, साथ ही साथ आपको पद्यांश को बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, कैसे उसको जाकर सॉल्व करोगे ताकि एग्जामिनर आपको ऐसे 10 में 10 नंबर दे दे। तो भैया वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल पर नए हो भैया चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को आप ही आगे बढ़ा सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा पद्यांश है ना, पद्यांश में होता क्या है पहले ये जान लो। आपको हिंदी पद्य के किसी चैप्टर का एक पद्यांश दे दिया जाएगा यहां से यहां तक। देखो ये जो पद्यांश है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 बार एग्जाम में आ चुका है, 2026 में चौथी बार आएगा। ठीक है, अब इस पद्यांश के नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे गद्यांश की तरह, जैसे गद्यांश में आपने देखा था। इन 5 क्वेश्चन का आंसर दो, एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर आपको मिलेंगे। लेकिन ये गद्यांश नहीं है भैया कि आपको आंसर ढूंढने से मिल जाएगा, इसमें आपको हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे देखो ये पहला वाला पद्यांश हमारा जो है ये पवन दूतिका चैप्टर का है और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। देखो ध्यान से पढ़ना, मैं हिंदी मीनिंग बताते हुए चलूंगा, फिर क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे, उसके बाद में लिखेंगे कैसे वो भी सीखेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में जाकर कैसे लिखेंगे। चलो भैया पढ़ते हैं। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। ठीक है, मतलब यहां पे जो है ना पवन दूतिका चैप्टर का ये पद्यांश है, यहां पे राधा जी पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेज रही हैं। श्री कृष्ण जी क्या है, मधुवन चले गए हैं राधा जी को छोड़कर, तो राधा जी बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं। अब वो पवन को अपना दूत बनाकर श्री कृष्ण जी के पास भेजना चाहती हैं। वो कहती हैं मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, मतलब मेरे मेरे प्यारे प्रिय नौ जलद, नौ का मतलब होता है नया, जलद का मतलब होता है बादल, तो नए बादलों के समान कंज से मतलब कमल से, कंज का मतलब कमल से, नेत्र वाले आंखों वाले। ठीक है, जाके आए ना नहीं है मधुवन से, मधुवन से, और ना भेजा संदेशा, और ना ही कोई संदेशा भेजा है। राधा जी पवन को अपना विरह व्यथा, अपनी दुख को बताते हुए कहती हैं कि नवीन बादल से शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्रों वाले मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस वन को छोड़कर जाने के पश्चात अभी तक नहीं आए हैं और उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा नहीं भेजा है। मतलब वो मधुवन को छोड़ के चले गए हैं भैया, ब्रज को छोड़ के चले गए हैं, राधा जी को भी छोड़ के चले गए। आगे देखो वो कहती है मैं रो रो के प्रिय विरह से बाउली हो रही हूं, मैं रो रो कर प्रिय विरह, विरह का मतलब होता है, प्रिय विरह का मतलब होता है प्रेमी से वियोग या प्रेमी से बिछड़ने से, बाउली मतलब पागल सी हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। राधा जी पवन से कहती है जाके जा और मेरी सब दुख कथा, मेरी सारी दुख कथा श्याम को, श्री कृष्ण को तू सुना दे, सुना दे। वो कहती है मैं श्री कृष्ण जी के बिछड़ने से रो रो कर पागल हो रही हूं, जाके मेरी सारी दुख कथा तू श्याम को सुना दे। ठीक है, फिर वो कहती हैं पवन से ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। वो कहती है ज्यों ही, जैसे ही मेरा भवन मेरा घर तज, उसको छोड़कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, शोभा वाली मतलब शोभायमान, सुखद सुख प्रदान करने वाली, कितनी कितने मंजू कुंजे, मंजू का मतलब होता है सुंदर, कुंजे का मतलब होता है लता झाड़ियों से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है ना, मिलेंगी मिलेंगी। वो पवन से कहती है राधा जी जैसे ही मेरे घर को, मेरे भवन को तू छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझको शोभायमान और सुख प्रदान करने वाली बहुत सी सुंदर लता और झाड़ियां मिलेंगी, यानी कि बहुत सी सुंदर कुंजे मिलेंगी। फिर वो कहती है प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, मतलब अपनी प्यारी छाया मृदुल स्वर मीठे स्वर से मोह लेंगी, मृदुल का मतलब होता है मीठा या मधुर स्वर से, मोह लेंगी अपनी ओर आकर्षित करेंगी तुझे वे। तो भी मेरा दुख, मेरे दुख को लख ध्यान में रखकर वहां जाना ना विश्राम लेना, विश्राम मत लेने लगना। मतलब वो कहती हैं कि वहां की शीतल छाया एवं जल प्रवाह व पक्षियों के कलरों की मधुर ध्वनियां तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, किंतु मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहां जाना
विश्राम मत लेने लगना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपके इसमें 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। अरे भैया शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इतना पहचानना आपको आना चाहिए। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब इन 2 लाइनों की व्याख्या करनी है। ठीक है, उसको हम करेंगे अभी। ठीक, तीसरा, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो भैया सिंपल सा है, पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा है, बस 2 नंबर कंप्लीट। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो कहा गया है मेरे प्यारे नौजरत से कंज से नेत्र वाले, मतलब कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं और उनके नेत्र कमल के समान है, यही तो कहा गया था। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा जी श्री कृष्ण जी के विरह में रो रो कर पागल सी होती जा रही हैं, यही उनकी विरह व्यथा है। अब चलिए इसको सॉल्व भी करते हैं भाई, पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 5 क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। तो जब भी आप पद्यांश को सॉल्व करें, प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना कॉपी में और ऐसे लिख देना मेरे प्यारे, इसका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड ना विश्राम लेना, ऐसे आप लिख देना। ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, देखो ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। आपको पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। अब भैया आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, लेकिन हम एज अ संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने में मजा आ जाता है, इसमें भी शीर्षक का नाम और कवि का नाम ही हम लिखते हैं। देखो, प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। जो जो मैंने ब्लैक पेन से लिखा है ऐसे आपको भी लिखना है। अगर ऐसे लिखकर आओगे तो एग्जामिनर भी ऐसे लिखेगा आपकी कॉपी में, ले बेटा 2 नंबर, इस पे तेरा ही हक है, लेकिन हमें 10 में 10 कंप्लीट करना है। चलो दूसरा देखते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इसकी व्याख्या करनी है, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। इसकी व्याख्या कर दो तो ऐसे करेंगे। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं और ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट बच्चों। ठीक है, तीसरा देखो, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो राधा पवन दूतिका द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है, या आप डायरेक्टली लिख दीजिए पवन दूतिका द्वारा, ये मत लिखिए, पवन दूतिका द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेश भेजा है, बस 2 नंबर कंप्लीट। भाई बहुत इजी होता है, मैं तो हलवा समझता हूं, बस आपको हिंदी मीनिंग आना चाहिए। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो कृष्ण आकाश में छाए नवीन मेघों के समान रूप वाले हैं तथा उनके नेत्र कमल के समान है, यही कहा गया है भैया। 2 नंबर कंप्लीट। अगर आपको हिंदी मीनिंग आता है, ये सब क्वेश्चन एकदम हलवा हो जाएगा भाई, उठाकर चिम्मच से खा लेना है। पांचवा, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल सी होती जा रही है। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। ऐसे एग्जामिनर देगा लास्ट में, देखो ऐसे ऐसे रेड पेन लेगा, ऐसे देगा बच्चों। बहुत अच्छा आपने किया है, ये ले तेरा इनाम। ठीक है, यही आपका इनाम होगा। ठीक, समझ में आ रहा है भैया? अरे समझना पड़ेगा। अब हम चलते हैं दूसरे वाले पद्यांश पे। 3 पद्यांश हम पढ़ने वाले हैं, 3 अलग अलग चैप्टर के पद्यांश होंगे, ये भी ध्यान रखना। अब ये पद्यांश जो है ये कैकेयी का अनुताप चैप्टर का है और इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैकेयी का अनुताप। तो चलिए इसका भी पद्यांश देख लेते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट ये पद्यांश है। चलो देखते हैं, पढ़ो फिर क्वेश्चन का आंसर देंगे। देखो जो श्री राम जी को जो कैकेयी जी ने 14 वर्ष का वनवास भिजवाया था ना, अब वो पश्चाताप कर रही हैं, उसी से रिलेटेड ये वाला पद्यांश है। बहुत ध्यान से समझो। देखो, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे, टकटकी लगाए नयन सुरो के थे वे, परिणाम उत्सुकुन भया तुरो के थे वे, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, वो चंद्र लोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निरंदिधि जैसी। अब ये जो पद्यांश है ना, कैकेयी का अनुताप चैप्टर का पद्यांश है। मतलब यहाँ पे भरत जी, कैकेयी जी और अयोध्यावासी जो है श्री राम जी से मिलने उनकी कुटिया पर आते हैं। ठीक है, पंचवटी में आते हैं। देखो ध्यान से, अब हम चित्रकूट आते हैं। देखो इसका हिंदी मीनिंग पहले निकालेंगे। देखो, और 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी रहेंगे। पद्यांश का सेम प्रोसेस है भाई लोग। चलो सबसे पहले, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, मतलब तदंतर लगा, तदंतर का मतलब होता है इसके पश्चात बैठी हुई है सभा, सभा उटज यानी कि कुटिया के आगे आगे,
उसको देखकर ऐसा लग रहा है ना, नीले वितान मतलब नीले मंडप के नीचे के तले नीचे दीपक बहुजागे बहुत सारे जगमगा रहे हों। मतलब तदंतर बैठी सभा उठच के आगे भरत सहित अयोध्यावासी जो है वो पंचवटी पहुंचते हैं और वो रात्रि में श्री राम की कुटिया के सामने उन्होंने सभा बैठाई। उनको देखकर ऐसा लग रहा है ना, नीले वितान के तले दीप बहुजागे, जिसे देख ऐसा आभास हो रहा है कि मानो आकाश रूपी मंडप के नीचे बहुत से तारे रूपी दीपक जगमगा रहे हों। फिर क्या होता है, जो देवतागण है वो भी भैया एकदम टकटकी लगाए खड़े हुए हैं कि देखते हैं क्या डिसीजन होता है। देखो, टकटकी लगाए नयन सुरु के थेवे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थेवे। मतलब टकटकी लगाए, एक टक लगाए नयन आंखों से सुरों देवताओं के थेवे, मतलब जो देवतागण है ना वो भी टकटकी लगाए एकदम देख रहे थे, परिणामोत्सुक और परिणाम के लिए उत्सुक थे, उन भयातुरों और डरे हुए थे कि थेवे। मतलब देवतागण जो है ना वो भी टकटकी लगाए उस सभा के जो परिणाम है उसको देखने के लिए वो टकटकी लगाए देख रहे थे और वो भी डरे हुए थे, कहीं श्री राम जी ऐसा कोई निर्णय ना ले लें जिससे प्रॉब्लम हो जाए। आगे देखो वहां का माहौल कैसा था। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। मतलब उत्फुल्ल का मतलब होता है प्रसन्न या विकसित। करौंदी कुंज का मतलब करौंदे का बगीचा, वायु रह रहकर, वायु जो है उससे रह रहकर आ रही थी। मतलब जो करौंदे का बगीचा है ना उसके जो पुष्प है उससे वायु रह रहकर उन लोगों के पास आ रही थी। कर रही थी सबको पुलक पूर्ण मतलब आनंद से परिपूर्ण, महक कर। मतलब था क्या, वहां पे एक ऐसा माहौल बना हुआ था ना, सभी जो है वहां का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत अनुपम था। खिले हुए करौंदे पुष्पों से भरे हुए बगीचे से रह रहकर आने वाली मंद शीतल व सुगंधित पवन वहां उपस्थित लोगों को पुलकित कर रही थी, प्रसन्न कर रही थी। वहां को देखकर ऐसा लग रहा था ना वो चंद्रलोक था, कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। मतलब वो चंद्रलोक था, वो चंद्रलोक की तरह प्रतीत हो रहा था, कहां चांदनी वैसी देखने को मिलेगी। फिर प्रभु श्री राम बोले गिरा का मतलब क्या होता है भाई, वाणी में गंभीर निर्निधि सागर की तरह जैसी। मतलब उस गंभीर वहां पे होता क्या है, जो चांदनी है ना वो छिटक रही थी, जिसका अत्यंत मिलना दुर्लभ है, वो सभा चंद्रलोक से प्रतीत हो रही थी। अलौकिक दृश्यों से परिपूर्ण शांत सभा में श्री राम जी ने सागर सदृश अति गंभीर स्वर में बोलना उन्होंने प्रारंभ किया, जैसे सागर जो है गर्जन कर रहा हो ऐसा लग रहा था। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भैया शीर्षक का नाम कैकेयी का अनुताप, कवि का नाम मैथिली शरण गुप्त। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इन दोनों लाइनों का व्याख्या करता है। वो चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निधि जैसी। तीसरा भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे भैया, तो भरत श्री राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे। चौथा अयोध्या का राज्य किसको मिला था, तो अयोध्या का राज्य भरत को मिला था। पांचवा प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार होगा। बस हो गया बच्चों, क्योंकि इसमें गिरा गंभीर ये सब दो बार आया है भैया, तो अनुप्रास अलंकार तो यहां पे होगा ही। चलो इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले वही प्रोसेस, तदंतर बैठी ... निर्निधि जैसी, ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भाई संदर्भ लिखेंगे हम ऐसे ही। देखो प्रस्तुत पद्यांश श्री मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित कैकेयी का अनुताप शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। बस हो गया भैया, यही हमारा होगा संदर्भ, और ऐसे ही लिखोगे तो 2 नंबर ऐसे ही आपको एग्जामिनर देगा। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, वो चंद्रलोक था कहां चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निर्निध जैसी। देखो इसको हम व्याख्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्यारा सा रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे। पंचवटी में तारों से परिपूर्ण चांदनी रात्रि में सभा हो रही थी। उस सभा में अयोध्या से भरत के साथ आए हुए सभी लोग शांति से बैठे हुए थे। उपस्थित सभी लोग उस सभा में होने वाले निर्णय के परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। उस सभा के मौन को तोड़ते हुए राम ने भरत को संबोधित करते हुए कहा, हे भरत तुम अपनी इच्छा बताओ। राम के द्वारा अत्यधिक गंभीर वाणी में बोलने से सभा को ऐसा प्रतीत हुआ कि समुद्र का जल गंभीर गर्जन कर रहा हो। लो बेटा 2 नंबर यहां पे भी आपको मिलते हैं, फ्री में उठा लो। ठीक है, तीसरा भरत किसे लेने चित्रकूट गए हुए थे, तो भैया भरत राम को लेने चित्रकूट गए हुए थे। अगर आपने 2 क्वेश्चन का आंसर स्टार्टिंग का जो होता है ना उसका अच्छे से लिख दिया तो ये सब तो हलवा हो जाता है भाई, मैं समझता हूं बहुत इजी हो जाता है। चौथा अयोध्या का राज्य किसे मिला था, तो अयोध्या का राज्य भरत को मिला था 2 नंबर। पांचवा
प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार जो होगा उपमा अलंकार अनुप्रास अलंकार होगा। बस हो गया बच्चों, ऐसे आपको 10 में 10 मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे। और ये लिख कर ले लो, अगर मैंने बोल दिया है भाई ना तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, ठीक है। हम बोलते हैं तो फिर वो होके ही रहता है। और 10/10 इस बार बोर्ड एग्जाम में तो वैसे भी आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, अगर अच्छे से लिखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा वाला देखते हैं। ये देखो स्टूडेंट, अब तीसरे वाले पद्यांश पे आते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है ना, मैं लफ्जों में कैसे बयां करूं भाई। ये श्रद्धा मनु चैप्टर का पद्यांश है और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट थे, 23 में आ चुका है तो 26 में भी आएगा, टेंशन मत लेना। चलो हम पढ़ते हैं, 5 क्वेश्चन है, 5 का आंसर भी देंगे। सबसे पहले पढ़ो इसको ध्यान से, क्या हो रहा है यहाँ पे। श्रद्धा और मनु जी के बीच जो है वार्तालाप हो रही है, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, मतलब श्रद्धा मनु से प्रश्न करती हैं। देखो कौन हो तुम वसंत के दूत, वसंत के दूत, ठीक है। तरंगों से फेंकी गई मणि के एक समान तुम कौन हो, मतलब श्रद्धा मनु से प्रश्न करती है कि तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरें अपनी तरंगों से मणियों को अपने किनारे पर फेंक देती हैं, उसी प्रकार संसार रूपी सागर की लहरों द्वारा इस निर्जन स्थान में फेंके हुए तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, मतलब कर रहे हो निर्जन का, ठीक है, चुपचाप। निर्जन का मतलब होता है सुनसान या शून्य जगह का चुपचाप। प्रभा का मतलब होता है कांति की धारा से अभिषेक। वो कहती है तुम चुपचाप बैठकर इस निर्जन स्थान को अपनी आभा से सुशोभित कर रहे हो, तुम कौन हो। जैसे सागर तट पर पड़ी हुई मणि, ठीक है, वो सुशोभित करती है, वैसे ये भी सुशोभित कर रहे हैं। फिर वो कहती है मधुर विश्रांत और एकांत, मधुर विश्रांत मतलब थका हुआ, और एकांत जगत का सुलझा हुआ, जगत के सुलझे हुए रहस्य के समान तुम कौन हो। मतलब श्रद्धा कहती है हे अपरिचित, तुम मुझे मधुरता नीरवता से परिपूर्ण इस संसार में सुलझे हुए रहस्य की बात प्रतीत हो रहे हो, तुम कौन हो। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य, एक करुणा में सुंदर और मौन और चंचल मन, और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य को ग्रहण कर लिया है, तुम कौन हो। तुम्हारा सुंदर और मौन रूप करुणा से भरपूर है और तुम्हारे चंचल मन ने आलस्य धारण कर लिया है, तुम कौन हो। बस हो गया बच्चों, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। भाई शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कौन तुम संस्कृत जलनित तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, इसकी व्याख्या करनी है। तीसरा, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है, तो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही हैं। चौथा, कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है, तो मनु जो है ये अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। पांचवा, प्रभा की धारा से अभिषेक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, भाई रूपक अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पे उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है। तो इसको सॉल्व करोगे तो वही सेम प्रोसेस, कौन तुम ... करके का आलस्य। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो ऐसे लिख देंगे, देखो संदर्भ बहुत प्यारा सा लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। भैया 2 नंबर ऐसे एग्जामिनर देगा, ऐसे लिख दो। ये कामायनी जो है इनका महाकाव्य है और इस कामायनी महाकाव्य का एक शीर्षक है श्रद्धा मनु, ठीक है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको व्याख्या करनी है किसकी, कौन तुम संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, इसकी व्याख्या अपनी भाषा में करो। तो ऐसे करेंगे, देखो रेखांकित अंश की व्याख्या। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछ रही है कि संसार रूपी सागर के तट पर तरंगों द्वारा फेंकी गई किसी मणि के सदृश तुम कौन हो, जो चुपचाप बैठे अपनी शोभा की किरणों से इस निर्जन प्रदेश को स्नान करा रहे हो। अर्थात जिस प्रकार लहरें समुद्र तल के किसी मणि को उठाकर तट पर पटक देती हैं, उसी प्रकार सांसारिक आघातों से ठुकराए हुए हे भव्य पुरुष तुम कौन हो। बस हो गया बच्चों, हो गया, वेल डू। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 2 नंबर कंप्लीट कर रहे हैं। तीसरा, उक्त पंक्तियों में कौन किसका परिचय पूछ रहा है, तो उक्त पंक्तियों में श्रद्धा मनु का परिचय पूछ रही है। भैया 2 नंबर यहाँ पे भी आपका हो गया। चौथा, कौन अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहा है, तो मनु भव्य पुरुष की भांति अपनी कांति से वीराने को शोभायमान कर रहे हैं। 2 नंबर। पांचवा,
प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में कौन सा अलंकार है भाई? तो प्रभा की धारा से अभिषेक पंक्ति में रूपक अलंकार होगा 2 नंबर। ऐसे एग्जामिनर देगा, लिखकर ले लो, गारंटी लेता हूं अगर आपने ये 3 पद्यांश पढ़ लिया 10 नंबर आपका कोई काट ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो आज मैंने आपको बताया क्लास 12 हिंदी के 3 ऐसे महत्वपूर्ण पद्यांश जो पढ़ लेना, नहीं तो बाद में भाई पछताना पड़ेगा, सीधा सीधा मतलब। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी का काम हम करेंगे, तैयारी आपकी हम करवाएंगे, इस बार टॉपर हम आपको बनाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।